आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और लर्न फिजिक्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में अभी हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th साइंस के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बॉडीज और उनमें से पूछे गए नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का वेटेज क्या है। तो आपके सामने अभी नीट 2013 से लेकर नीट 2023 तक के जो कुछ भी क्वेश्चंस पर ईयर इस चैप्टर में से पूछे गए हैं उनका टेबल है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि रफली एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है। तो हमारे लिए इस चैप्टर का वेटेज सिर्फ कितना है, एक एमसीक्यू का। लेकिन इनके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि नीट के सिलेबस के अंदर जो यूनिट सिस्टम है उस यूनिट सिस्टम में ये अकेला चैप्टर नहीं है, इनके साथ एक और चैप्टर जुड़ता है और एक यूनिट बनता है। और उस एक यूनिट में से टोटल कितने एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 2। तो अभी मैं सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा कि यूनिट का डिवीजन किस तरह से है और दोनों में से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से पर्टिकुलर इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किन टॉपिक्स में से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये नोट डाउन करते हैं कि यूनिट किन 2 चैप्टर्स से बन रहा है। यूनिट किन से बन रहा है, एक तो आपका ये चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आपका ये एक चैप्टर जिनमें से कितने एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू। दूसरा आपका चैप्टर है इनके नेक्स्ट का जो कि क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इस चैप्टर में से भी कितने एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, एक एमसीक्यू इस चैप्टर में से पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे इन दोनों चैप्टर्स के एडिशन से टोटल कितने एमसीक्यूज को कंसीडर करेंगे, 2। इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर नीट के लिए क्या बन रहा है, एक यूनिट। उनमें से भी यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में से पूछे जाने वाले ज्यादातर क्वेश्चन किन टॉपिक्स में से होते हैं, तो यहाँ पे उसे भी नोट डाउन कर लेते हैं कि इनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला है यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहां पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कौन सी है, यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक प्रॉपर्टी की पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि हम रफली वर्क, एनर्जी एंड पावर में जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इलास्टिक मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से उनके अंदर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी है। तो चलिए आपके सामने ये पूरा एनालिसिस है कि इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू पूछा जाता है। ये चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ मिलकर एक यूनिट बनाता है और इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक कितने हैं, 3। उनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, यंग्स मॉड्यूलस। आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन किनके होंगे, यंग्स मॉड्यूलस में से। दूसरे नंबर पे कोई टॉपिक आता है तो वो है बल्क मॉड्यूलस। और अगर आप लेटेस्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब कि लास्ट ईयर्स में कहां से कहां आप कंसीडर करेंगे, 2020 से लेकर 2023 के बीच में। तो लेटेस्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किन के बारे में है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू से हम शुरुआत करते हैं।
तो ये आपके सामने सबसे पहला एमसीक्यू है। एमसीक्यूज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी स्क्रीन के सामने कोई एमसीक्यू आए तो आप उस एमसीक्यू को वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करिए, फिर उनके सॉल्यूशन को मेरे साथ कंपेयर करिए ताकि हमें यह पता चले कि हम किस तरह से सोच रहे हैं और उस एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए इजी वे के लिए हमें किस तरह से सोचना चाहिए। तो चलिए यहां पे शुरुआत करते हैं और मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि एक एमसीक्यू में अगर कोई दूसरा एमसीक्यू एक्स्ट्रा सोल्व हो सकता है तो मैं वो कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए मल्टीपल एमसीक्यूज के बारे में रिजल्ट मिल सके। चलिए तो इस एमसीक्यू में क्या है, A and B are two wires made of the same material। जब भी आपको ऐसा कहा जाता है कि दो वायर एक ही मटेरियल में से बने हुए हैं तो यूं समझ लेना चाहिए कि उनके मॉड्यूलस क्या होंगे, सेम। तो हम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं यंग मॉड्यूलस ऑफ A इज इक्वल्स टू यंग मॉड्यूलस ऑफ B, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में क्या है, द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज 1:2। उन दोनों की लेंथ का रेशियो क्या है, 1:2, मतलब कि लेंथ ऑफ A अपॉन लेंथ ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म। द रेशियो ऑफ देयर डायामीटर्स इज 2:1। अब देखिए डायामीटर की इंफॉर्मेशन किन के लिए होती है, एरिया के लिए, लेकिन हमें यह पता है कि जो रेशियो डायामीटर का होता है वही रेशियो उनके रेडियस का होता है। तो इनके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ A अपॉन रेडियस ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू 2/1। नेक्स्ट में क्या है, इफ दे आर पुल्ड विथ इक्वल फोर्स, मतलब उन दोनों के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, सेम, मतलब कि FA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FB। तो दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, इक्वल। द इंक्रीज इन देयर लेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि आपको किन का रेशियो निकालना है, डेल्टा LA अपॉन डेल्टा LB। इस रेशियो की वैल्यूएशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे यंग मॉड्यूलस का इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू F इंटू ओरिजिनल लेंथ L अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा L। तो जैसे हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यंग मॉड्यूलस दोनों के सेम है, दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम है, तो इन दोनों पैरामीटर्स को इस इक्वेशन में से अवॉइड करेंगे। और वैल्यूएशन हमें किन की चाहिए, डेल्टा L की। तो डेल्टा L को सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन बनकर आएगा, डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ L अपॉन एरिया A। उसी तरह से प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, L, और एरिया हम किन के ऊपर डिपेंडेंट करके कंसीडर करेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहां पे क्या लेना है, सिर्फ आर स्क्वायर, क्योंकि पाई तो दोनों में से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो चलिए इस रिजल्ट के मुताबिक रेशियो लिखते हैं, डेल्टा LA अपॉन डेल्टा LB इज इक्वल्स टू, लेंथ क्या है, डेल्टा L के साथ प्रोपोर्शनल में, तो यहां पे लिखा जाएगा LA अपॉन LB। लेकिन रेडियस क्या है, डेल्टा L के साथ इनवर्स रिलेशन में, तो यहां पे लिखा जाएगा RB अपॉन RA। लेकिन दोनों का क्या यहां पे लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। तो वैल्यूएशंस को अप्लाई करते हैं, LA अपॉन LB क्या है, LA अपॉन LB है 1/2। उसी तरह से RA अपॉन RB क्या है, 2/1, लेकिन हमें क्या चाहिए, RB अपॉन RA। तो यहां पे लिखा जाएगा 1/2 और उनका यहां पे क्या है, स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/4 और रेशियो बनकर आएगा 1/8। तो डेल्टा LA अपॉन डेल्टा LB क्या आंसर बनेगा, 1:8। तो कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलास्टिक मटेरियल ऑफ यंग्स मॉड्यूलस y, एक इलास्टिक मटेरियल है जिनका यंग मॉड्यूलस कितना दिया हुआ है, y, इज स्ट्रेच्ड अंडर अ टेंसाइल फोर्स ऑफ S, मतलब कि उनके ऊपर लगाया जाने वाला टेंसाइल फोर्स, मतलब कि यूं कहिए ना कि आपको यहां पे एक तरह से किन की इंफॉर्मेशन दी गई है, स्ट्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि उनके ऊपर स्ट्रेस कितनी लगाई जा रही है, S जितनी। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
stored per unit volume in the material is question mark। देखिए मैंने आपको एनालिसिस में ही बताया था कि सबसे ज्यादातर क्वेश्चन किन के बारे में है, यंग्स मॉड्यूलस, पोटेंशियल एनर्जी और बल्क मॉड्यूलस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किन के बारे में देखा, यंग्स मॉड्यूलस के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो पूरा टॉपिक है उस टॉपिक का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको डिराइव करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि कितने कितने क्वेश्चन इस एक टॉपिक में से निकलते हैं। इस क्वेश्चन को तो हम सोल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनके साथ कई सारी इंपॉर्टेंट टर्म और भी जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे 5-6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनकर आते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कहीं पे भी अगर हमें क्या निकालनी हो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम ऑलवेज क्या करते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं कि W इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा U। तो अगर आप वर्क की इंफॉर्मेशन कहीं से भी तैयार कर लेते हैं तो आपको किन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो रफली मैकेनिकल वर्क क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी आर, कि लगाया जाने वाला फोर्स और उनकी रिस्पेक्ट में होने वाला डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम यहाँ पे उसी तरह से किसी भी एक इलास्टिक मटेरियल को कंसीडर करते हैं और उस इलास्टिक मटेरियल के ऊपर मान लीजिए आप F जितना फोर्स लगाते हैं, तो F जितने फोर्स से उसी मटेरियल के अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स प्रिपेयर होगा और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आपको यहाँ पे वर्क मिलेगा। तो किस तरह से वो बन सकता है, चलिए यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई एक मटेरियल है, उस मटेरियल की अभी इनिशियल लेंथ कितनी है, इनिशियल लेंथ मान लीजिए उनकी है L। आपने उनके ऊपर समथिंग फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने से उस मटेरियल की लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसे आप कहेंगे डेल्टा L, या तो स्मॉल वैल्यू के लिए आप कहेंगे DL। तो आपके लगाए जाने वाले फोर्स की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, DL जितना। लेकिन यहाँ पे आप जब फोर्स लगाते हैं तो ये आपका क्या है, अप्लाइड फोर्स FA। लेकिन हम जानते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी के मुताबिक कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो इनके ऊपर से हम यहाँ पे वर्क W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F इंटू डी आर की रिप्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, DL। ये DL क्या है आपके लिए, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ओके, तो अब हम यहाँ पे फोर्स की टर्म को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो फोर्स की टर्म को रिप्लेस करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, यंग मॉड्यूलस Y इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ को लिखते हैं कैपिटल L अपॉन एरिया, और चेंज इन लेंथ को लिखते हैं स्मॉल l। स्मॉल l क्या है, चेंज इन लेंथ। ओके, तो यहां से इस इक्वेशन में से F को अगर सब्जेक्ट लेंगे तो क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू बन जाएगा Y A चेंज इन लेंथ स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। इस इक्वेशन को हम रखते हैं फोर्स के इक्वेशन में, अप्लाई इट इन वर्क। इसे हम वर्क के इक्वेशन में रखते हैं, तो W इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F के रिप्लेसमेंट में Y A L अपॉन L, और यहाँ पे क्या आएगा, DL। तो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया और यंग मॉड्यूलस, ये तीनों प्रॉपर्टी क्या है, कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन में से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा W इज इक्वल्स टू Y A L इंटीग्रेशन L और DL। L का DL के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या बनकर आएगा, W इज इक्वल्स टू Y A अपॉन L, और ये यहाँ पे बनेगा L स्क्वेयर बाय 2, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या रूल है, एक पावर इंक्रीज होती है और उतनी पावर कहाँ पे आती है, डिनोमिनेटर में। तो इस टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, तो क्या बनकर आएगा, W इज इक्वल्स टू 1/2 Y A स्मॉल l स्क्वेयर अपॉन कैपिटल L।
तो ये आपके लिए क्या बन गया, वर्क का रिलेशन। लेकिन हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि वर्क ही एक्चुअल में क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यहाँ पे डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज नथिंग बट 1/2 YAL² अपॉन कैपिटल L। तो यही आपकी है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके लिए क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन खास ध्यान में रखिए कि ये इक्वेशन आपको कब लागू करना है। इस इक्वेशन को आप तभी लागू करेंगे जब आपके पास सभी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी हुई हो। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि आपको यूं कहा जाए कि एक मटेरियल का यंग मॉड्यूलस समथिंग है, उस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया समथिंग है, और उस मटेरियल की एक्चुअल लेंथ मतलब कैपिटल L समथिंग है, और उनके ऊपर फोर्स लगाने से उनमें आने वाला लेंथ का बदलाव इतना है। तो जैसे आपको इस तरह से डिटेल्ड सभी प्रॉपर्टीज या तो इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आप किसे इस्तेमाल करेंगे, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी सबसे पहली टर्म। दूसरी टर्म कि ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन यहां पे देखिए आपको यहां पे क्या कहा गया है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी नहीं है, ये आपको खास ध्यान में रखना है। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है टोटल एनर्जी है। तो ये आपका सबसे पहला डेस्टिनेशन। अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो देखिए किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां पे देखिए डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 1/2 YA स्मॉल l को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक L अपॉन L और दूसरा साइड में लिखता हूं स्मॉल l, मतलब कि 2 बार स्मॉल l, यहां पे क्या बन जाएगा L²। अब याद करिए इतनी टर्म, ये इतनी टर्म क्या है, ये है आपके लिए फोर्स। कहां पे लिखा था हमने ऐसा, देखिए इस टर्म को देखिए और यहां से आप इस टर्म को देखिए, यहां पे आपने क्या लिखा था, F इज इक्वल्स टू YAL अपॉन कैपिटल L। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 F इंटू L। तो आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक दूसरा इक्वेशन बन गया, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1/2 FL। तो ये आपके लिए एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपको यू कहा जाए कि एक इलास्टिक मटेरियल के ऊपर लगने वाला फोर्स इतना है और उनकी वजह से उनमें आने वाला लेंथ का बदलाव, देखिए यहां पे स्मॉल l क्या है, चेंज इन लेंथ। ये क्या है एक्चुअल में, चेंज इन लेंथ। तो अगर आपको कहीं पे भी यू कहा जाता है कि एक मटेरियल की एक्चुअल लेंथ कैपिटल L है और उनके ऊपर फोर्स लगाने से लेंथ में आने वाला बदलाव स्मॉल l है, तो आपको उनके मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में क्या अप्लाई करना है, स्मॉल l, चेंज इन लेंथ की टर्म अप्लाई करनी है। अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि मान लीजिए किसी भी मटेरियल के ऊपर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन आपको फोर्स की इंफॉर्मेशन के लिए क्या दिया गया है कि मान लीजिए एक मटेरियल है, कोई एक मटेरियल मान लीजिए छत से कोई एक जो वायर है वो कुछ इस तरह से हैंग करके रखा हुआ है, उनके नीचे लगाया गया है कुछ m मास का ब्लॉक। तो m मास का ब्लॉक लगाने से उस वायर के ऊपर नीचे की ओर क्या लगेगा, mg जितना वेट फोर्स लगेगा। तो आप यहाँ पे F इक्वल टू mg को इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो F इक्वल टू क्या बन जाएगा, mg और स्मॉल l। ये भी आपके लिए क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी वायर के अंदर स्टोर होकर मिलेगी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और याद रखिए इसी सेशन में, इसी लेक्चर में आगे जाकर हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि ये इक्वेशन आपको आगे एक्चुअल में इसी तरह से पूछा गया है। तो आपके लिए अभी मैंने कितने एमसीक्यू सोल्व करवाए, एक आपका ये पहला एमसीक्यू, ये आपका एक दूसरा एमसीक्यू और ये आपका एक तीसरा एमसीक्यू। अभी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का नहीं आया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, दो बातें हैं। एक तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि अभी हमने नहीं लिखी है क्योंकि अभी तक हमारे पास सभी क्या थी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात कि अभी तक के किसी भी इक्वेशन में हमने स्ट्रेस की टर्म को यहां पे ऑब्जर्व नहीं किया है। जो कुछ भी टर्म है वो सभी क्या है, या तो फोर्स के टर्म में है या तो यंग मॉड्यूलस के टर्म में है। तो अब हमें इसे किन में कन्वर्ट करना है,
किसी भी तरह से स्ट्रेस के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसी इक्वेशन को आगे हम कैरी फॉरवर्ड करके उसे थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हम किस इक्वेशन को आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, इस रिलेशन को। क्या है, डेल्टा u इज इक्वल्स टू 1/2। देखिए यहां पे लिखते हैं डेल्टा u इज इक्वल्स टू 1/2 y a स्मॉल l स्क्वेयर अपॉन कैपिटल L। कुछ ऐसा था हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हमें वॉल्यूम के रिलेशन में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम के रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे कैपिटल L से मल्टीप्लाई करते हैं और कैपिटल L से क्या करते हैं, डिवाइड बाय। ऐसा क्यों, क्योंकि कैपिटल L से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है क्रॉस सेक्शन एरिया और ये है उस वायर की एक्चुअल लेंथ। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वॉल्यूम। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वॉल्यूम। और ये दोनों L मिलकर क्या बना देंगे, L स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1/2 यंग मॉड्यूलस y एज इट इज। A और L मिलकर क्या बना रहे हैं, वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम। ओके, उसी तरह से L स्क्वायर मतलब चेंज इन लेंथ उनका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कैपिटल L का स्क्वायर। कुछ इस तरह से टर्म बन गई। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1/2 यंग मॉड्यूलस y V फॉर वॉल्यूम। अब याद करिए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्ट्रेन। उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेन। लेकिन ये लेंथ की प्रॉपर्टी है इसलिए वो क्या बनेगी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। उसे हम लिखेंगे एप्सिलॉन L। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन L उनका स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये जो आपका वॉल्यूम का टर्म है ना, उसे हम ले जाते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में। तो डेल्टा U अपॉन V दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वो क्या बना देगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल u से। स्मॉल u क्या है आपके लिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल u इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1/2 y एज इट इज। v तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया, यहाँ पे लिखा जाएगा एप्सिलॉन L का स्क्वायर। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए हमारा रिजल्ट किन में कन्वर्ट हो गया, यंग मॉड्यूलस और स्ट्रेन के रिलेशन में। ये किन के रिलेशन में है, यंग मॉड्यूलस एंड स्ट्रेन। ये किन के रिलेशन में है, यंग मॉड्यूलस और स्ट्रेन के रिलेशन में। अब अगर हम इस इक्वेशन में से थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये इक्वेशन किन में कन्वर्ट हो सकता है, स्ट्रेस के रिलेशन में। किस तरह से स्ट्रेस के रिलेशन में कन्वर्ट होगा, तो देखिए यंग मॉड्यूलस y इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को हम किस तरह से लिखेंगे, सिग्मा, और स्ट्रेन को किस तरह से लिखेंगे, एप्सिलॉन L। तो अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन L के रिप्लेसमेंट में क्या लिख देता हूँ, एप्सिलॉन L इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन y, कुछ ऐसा मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या रिजल्ट बनेगा। तो देखिए स्मॉल u पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 यंग मॉड्यूलस एज इट इज, और एप्सिलॉन L के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, सिग्मा अपॉन y उनका स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2 y, न्यूमरेटर में सिग्मा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में y स्क्वायर। एक एक बार y कैंसल आउट, रिजल्ट बनेगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन y। तो उसे हम लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम y। ये आपके लिए एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि किन के रिलेशन में है, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉड्यूलस। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किन किन इंफॉर्मेशन के साथ स्ट्रेस, जो कि हमें यहाँ पे सिग्मा की वजह क्या दी हुई है, S,
और मटेरियल का यंग मॉड्यूलस क्या है, y। तो अगर हम हमारे इक्वेशन के अंदर इस सिग्मा के रिप्लेसमेंट में क्या लिख देते हैं, सिग्मा के रिप्लेसमेंट में s लिखते हैं, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, u इज इक्वल्स टू एस स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम y। तो ये हमारे लिए बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड यंग्स मॉड्यूलस। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन मैच होकर आ रहा है, एस स्क्वायर अपॉन 2y, हाँ देखिए सी ऑप्शन है, एस स्क्वायर अपॉन 2y। तो ये बन गया हमारा आंसर। लेकिन अभी भी एक और रिजल्ट हमें यहाँ पे इस इक्वेशन के ऊपर से मिल सकता है, वो कौन सा रिजल्ट है, तो देखिए जैसे आपने यहाँ पे इस रिलेशन में से एप्सिलॉन एल को रिप्लेस किया था, उसी तरह से अब हम किसे रिप्लेस करेंगे, अब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे यंग मॉड्यूलस को। तो इनसे क्या बनेगा, तो देखिए अगेन इस इक्वेशन को लिखते हैं, u इज इक्वल्स टू 1/2 y एप्सिलॉन एल स्क्वायर। अब यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या लिखा था, y इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एल। तो उस टर्म को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं 1/2, y के रिप्लेसमेंट में लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एल, और यहाँ पे रहेगा एज इट इज एप्सिलॉन एल का स्क्वायर। तो एक बार एप्सिलॉन एल कैंसल आउट होगा, क्या टर्म बनकर आएगी 1/2 सिग्मा, एक बार एप्सिलॉन एल कैंसल आउट, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन एल। ये आपके लिए एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके लिए क्या बनकर आ रही है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई विथ स्ट्रेन, कुछ इस तरह से रिजल्ट बनकर आ रहा है। तो आप यहाँ पे चाहे वो रिजल्ट याद रख सकते हैं, उसे अगर कोई भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा भी जाता है तो आपको वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, जो कि किन के ऊपर से निकल कर आ रही थी, वर्क के फिनोमिना से। उनके लिए हमारा सबसे पहला इक्वेशन क्या बना था, डेल्टा यू वाला ये इक्वेशन। फिर हमने उसे किन में कन्वर्ट कर दिया, एफ एल के फॉर्म में। उस एफ एल को हमने किन में कन्वर्ट किया, एम जी एल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर इस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में। तो उनके लिए हमारा सबसे पहला रिलेशन क्या बनकर आया था, यंग मॉड्यूलस इनटू आपकी स्ट्रेन का इक्वेशन बनकर आया था। फिर हमने उसे कन्वर्ट किया स्ट्रेस और यंग मॉड्यूलस के रिलेशन में, फिर उसे हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन में। तो ये सभी रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि अच्छी तरह से आपको ये सभी समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर पर यूनिट एटमॉस्फेयर प्रेशर। वाटर की कंप्रेसिबिलिटी के आपको दी हुई है किस टर्म में, पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटीएम मतलब कितना होता है, 1.03 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में आपको क्या दिया हुआ है, वाटर के लिए कंप्रेसिबिलिटी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो वो कितना है, 4 × 10⁻⁵, 4 × 10⁻⁵। अप्लाइंग अ प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर, मतलब कि आपको प्रेशर अप्लाई करना है कितना, 100 ATM एटमॉस्फेरिक इंफॉर्मेशन दी हुई है किन के ऊपर, ऑन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर का एक्चुअल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, उनके ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है। विल रिजल्ट इन अ रिडक्शन इन वॉल्यूम। तो इस पूरी सिचुएशन की वजह से, मतलब कि आपके पास इतने वॉल्यूम का वाटर है, उनके ऊपर आप इतना P जितना प्रेशर लगा रहे हैं, और उस वाटर की कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, K। तो उस वाटर के लिए वॉल्यूम में आने वाला रिडक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए यूनिट क्या है, यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम का जो यूनिट दिया हुआ है वही यूनिट आपको किन में मिलने वाला है, चेंज इन वॉल्यूम में। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी की इंफॉर्मेशन है, वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है, तो बट ऑब्वियस है कि बल्क मॉड्यूलस को अप्लाई करेंगे। तो बल्क मॉड्यूलस B इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, प्रेशर अपॉन डेल्टा V/V। इस इक्वेशन को रीअरेंज करिए, क्या बन जाएगा, P × V अपॉन डेल्टा V। डेल्टा V को एज अ सब्जेक्ट ले लीजिए, तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, P × V अपॉन B। तो कंप्रेसिबिलिटी K मतलब क्या होता है, K मतलब 1/B ही तो होता है। बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल वही क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे
डेल्टा V इज इक्वल्स टू P के V। प्रेशर कितना है 100 atm, मतलब लिखिए 10 to the power 2। K कितना लिखा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी 4 into 10 to the power -5। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10 to the power 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे रिजल्ट में भी यूनिट क्या बनकर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 10 to the power 2 10 to the power 2 वो बन जाएंगे 10 to the power 4, ये बन जाएंगे 10 to the power 4 और 4 into 10 to the power -5। तो रिजल्ट बनकर आएगा 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके लिए क्या होगा रिडक्शन इन वॉल्यूम। तो आपका कौन सा ऑप्शन इनके साथ मैच हो रहा है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग 4 वायर्स, मतलब कि आपको यहाँ पे अलग अलग 4 वायर्स दिए हुए हैं, आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। सभी वायर क्या है एक समान मटेरियल से बने हुए हैं, मतलब सभी का क्या होगा वाई सेम होगा सभी के लिए। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है विच वायर विल हैव द मैक्सिमम एलोंगेशन, मतलब कि आपको एक ऐसा वायर पसंद करना है जिनके लिए डेल्टा एल क्या हो मैक्सिमम हो। When the same tension is applied, मतलब कि उनके ऊपर लागू होने वाला फोर्स भी सभी के ऊपर क्या है सेम। तो दो प्रॉपर्टी उनके ऊपर सेम है, एक तो वो सभी मटेरियल सेम होने की वजह से यंग मॉड्यूलस सेम है, दूसरा कि उनके ऊपर लगाया जाने वाला फोर्स भी सेम है। और आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एलोंगेशन, मतलब डेल्टा एल की मैक्सिमम वैल्यूएशन। तो सबसे पहले यंग मॉड्यूलस का इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। अब मटेरियल सेम है और लगाया जाने वाला फोर्स भी सेम है, तो दोनों प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से इस इक्वेशन में से भी ये दोनों क्या हो जाएंगे निग्लेक्ट। तो हम यहाँ पे डेल्टा एल को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, तो क्या बनकर आएगा डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ए। डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एल अपॉन एरिया, मतलब क्या लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि डेल्टा एल की डिपेंडेंसी एक तो ओरिजिनल लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है और रेडियस के साथ क्या है इनवर्स रिलेशन में। तो अगर आपको डेल्टा एल को क्या बनाना है मैक्सिमम, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं मैक्सिमम, तो आपको क्या करना पड़ेगा न्यूमेरेटर मतलब ओरिजिनल लेंथ को क्या बनाना पड़ेगा लार्ज, जितना हो सके उतना। उसी तरह से डायामीटर या तो रेडियाई, क्योंकि दोनों एक ही टर्म है ना, डायामीटर या तो रेडियाई, इन दोनों को जितना हो सके उतना क्या बनाना है स्मॉल। तो आपको एक ऐसा फ्रैक्शन इन सभी ऑप्शंस में से आपको निकालना है कि जिनके ऊपर से आपको क्या पता चले कि उनके लिए लेंथ क्या हो एज पॉसिबल एज लार्जर, और उनकी रेडियाई या तो उनका डायामीटर क्या हो एज पॉसिबल एज स्मॉल। तो चलिए इन सभी फ्रैक्शंस को लिखते हैं यहाँ पे। तो पहले के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू लेंथ कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर अपॉन उनके लिए डायामीटर को ही हम क्या मान लेते हैं रेडियस। ऐसा क्यों सर, सीधी सी बात है, सभी में देखिए डायामीटर दिया हुआ है, तो सभी में आप चाहे रेडियस लिखें या तो सभी में आप डायामीटर लिखें, उन सभी का कंपैरेटिव फ्रैक्शन तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो पहले में लिखा जाएगा 0.5 और उनका स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे आपको यूनिट चेंज करने की कोई डिमांड नहीं है, क्यों, क्योंकि सभी की लेंथ क्या है सेंटीमीटर में और सभी का डायामीटर क्या है मिलीमीटर में। तो हमें यहाँ पे यूनिट की कोई अलग तरह से कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले के लिए रेशियो बनेगा, दूसरे का रेशियो देखिए डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन उनके लिए डायामीटर कितना है 1 मिलीमीटर, मतलब 1 उनका स्क्वायर। तीसरे के लिए चेक करिए डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू 200 सेंटीमीटर अपॉन डायामीटर बनकर आएगा 2 उनका स्क्वायर। तीसरे के लिए चेकआउट करिए डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू 300 सेंटीमीटर अपॉन उनके लिए डायामीटर कितना है 3 और उनका स्क्वायर। अब इन सभी का आंसर निकालिए, तो इन सभी के आंसर में आपको क्या मिलेगा, देखिए नीचे से शुरुआत करते हैं 300 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू बनकर आएगी। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 200 अपॉन क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये रफली बन जाएगा क्या 50 जितना आंसर देगा। जबकि 300 अपॉन 9 आप लिख रहे हैं तो उनका आंसर तो
बहुत ही छोटा आएगा। यहाँ पे 100 लिखिए, 100 अपॉन क्या लिखेंगे 1, तो उनका फ्रैक्शन क्या है 100। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन बी, ये आपका ऑप्शन सी और ये आपका ऑप्शन डी, इन सभी की वैल्यूएशन तो छोटी है। अब यहाँ पे ए को फाइंड आउट करते हैं। तो ए की वैल्यूएशन में न्यूमरेटर है 50, डिनोमिनेटर क्या बनेगा 0.5, मतलब क्या होगा देखिए 0.5 मतलब लिखा जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -1, उनका स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर -1 उनका स्क्वायर, तो वो बनकर आएगा 25 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 10 टू द पावर -2। तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या बनेगा 25 और 50 ये बन जाएंगे 2, ये होगा 2 10 टू द पावर 2, ऊपर चला जाएगा तो घात क्या होगी पावर बन जाएगी +2, तो ये होगा 200। तो ये फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि देखिए बी में 100 था, सी में 50 था, अगर आप डी में डिटरमाइन करेंगे तो वो भी यहाँ पे कितना बनकर आएगा, रफली मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 9 को अगर आप 10 भी समझ लीजिए तो यहाँ पे ये बनेगा 300/10, तो इनके ऊपर से इनका आंसर आएगा 30, मतलब 9 होने की वजह से मान लीजिए अगर 40 आ रहा है तो फिर भी ये फ्रैक्शन आपके ऑप्शन ए की कंपैरिजन में क्या होगा सबसे छोटा। तो इनके मुताबिक सबसे ज्यादा एलोंगेशन आपको किन में मिलेगा, ऑप्शन ए की जो कंडीशन दी हुई है कि लेंथ कितनी 50 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना होगा 0.5 मिलीमीटर, तो इस केस में एलोंगेशन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। चलिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आपके सामने, आप अभी इस वीडियो को YouTube के चैनल के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसी तरह से हमारे साथ कई और प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ना है तो आप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर लर्न फिजिक्स बाय जयदीप रासड़िया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये एप्पल के लिए भी मिल जाएगी और उस एप्लीकेशन के फीचर्स ये है कि उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको इसी तरह से कई सारे वीडियोस मिलेंगे, कई सारे मटेरियल्स मिलेंगे। उसी तरह से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम की चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इस तरह के सभी मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर मैंने स्टोरीज में कई सारे MCQs को रखा हुआ है, आप स्टोरीज में जाकर MCQs को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक बार डिटेल में आप ये भी समझ लीजिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है लर्न फिजिक्स जो कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, उनमें फीचर्स क्या है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन के मुताबिक सभी वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरी बात कि आपको एप्लीकेशन के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो 10th एंड 12th की CBSE एग्जामिनेशन हो, GSEB एग्जामिनेशन हो, नीट, JEE या तो गुजसेट हो, उन सभी के आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और कई सारी मैंने अलग अलग टेस्ट सीरीज भी वहां पर बनाकर रखी हुई है जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपने जो कुछ भी प्रिपरेशन की है उस प्रिपरेशन को आप वहां पे वेरीफाई कर सकते हैं। फिर उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर के सभी कई सारी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे और आपको जो अभी मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं उस तरह से कई सारे लेक्चर्स की जो लेक्चर नोट है विथ एनालिसिस विथ इंपॉर्टेंट टर्म्स वो भी आपको PDF के फॉर्म में वहां पे मिल जाएगी। और जो वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हैं वैसे ही कई सारे वीडियोस दो डिफरेंट कैटेगरीज में, एक तो ये सभी नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन और साथ में JEE के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट चैप्टर वाइज वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो एप्लीकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के ऊपर इन सभी फैसिलिटीज को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वापस लौटते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ C, मतलब C की अप्रोक्सीमेट डेप्थ कितनी दी हुई है 2700 मीटर। तो डेप्थ यू हम लिखते हैं हाइट, डेप्थ के लिए कितनी है आपके लिए 2700 मीटर। द कंप्रेसिबिलिटी अगेन किन के बारे में इंफॉर्मेशन है K के बारे में, ऑफ वाटर इज कितनी है 45.4। देखिए K की वैल्यूएशन कितनी है 45.4 10 टू द पावर -11
पास्कल इनवर्स। अब देखिए आगे भी हमने कंप्रेसिबिलिटी को देखा था, लेकिन वो कंप्रेसिबिलिटी अलग थी। क्यों? क्योंकि वो पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थी, इसलिए वहां पे वैल्यूएशन इनके कंपैरिजन में कुछ अलग थी। देखिए यहाँ पे पावर क्या है 10 टू दी पावर -11, लेकिन वहां पे पावर थी 10 टू दी पावर -5, मतलब कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में वैल्यू दी हुई थी, जबकि ये क्या है उनकी एक्चुअल वैल्यूएशन है। तो आगे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अप्रोक्सीमेट डेप्थ इतनी है, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी समथिंग है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी है 10 टू दी पावर 3, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर रो 10 टू दी पावर 3 kg per meter cube. So what will be the partial volume distortion at the bottom of it? अब देखिए पार्शियल चेंज कहीं पे भी अगर आपको कहा जाता है कि पार्शियल चेंज इन पर्टिकुलर क्वांटिटी, तो उनका मतलब क्या होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो जैसे आपको यहां पे दिया हुआ है पार्शियल वॉल्यूम डिस्टोर्शन, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम, मतलब कि न्यूमरेटर में आएगा चेंज और डिनोमिनेटर में क्या है ओरिजिनल वैल्यू। तो ये आपको क्या देने वाला है पार्शियल चेंज। तो कहीं पे भी अगर आपको पार्शियल चेंज पूछा जाता है तो आपको ऑलवेज क्या लिखना है चेंज इन प्रॉपर्टी अपॉन ओरिजिनल वैल्यूएशन। तो देखिए डेल्टा वी अपॉन वी किस रिलेशन में आता है बल्क मॉड्यूलस के रिलेशन में। तो बल्क मॉड्यूलस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है प्रेशर पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो अगर हम यहां से डेल्टा वी बाई वी को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो क्या बनकर आएगा पी अपॉन बी। लेकिन हमारे पास बी की इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास किन की इंफॉर्मेशन है कंप्रेसिबिलिटी, जो कि क्या होता है 1 अपॉन बी। तो इस रिलेशन को यहां पे हम क्या लिख सकते हैं के पी। तो ये हो गया आपका डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू के पी का रिलेशन। लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रेशर की इंफॉर्मेशन तो डायरेक्टली नहीं है, हमें तो क्या दिया हुआ है कि जो आपका समंदर है या तो सी, उनके लिए अप्रोक्सीमेट डेप्थ दी हुई है, दूसरा वाटर की डेंसिटी की इंफॉर्मेशन है। तो हम उसे प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम इस चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझते हैं कि अगर मान लीजिए आप समंदर की बात करते हैं और समंदर के लिए उनकी डेप्थ मान लीजिए कितनी है h या तो d जितनी है, तो अगर आप उनके एकदम बॉटम में कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में वॉल्यूम के अंदर वाटर को कंसीडर करते हैं तो उस वाटर के ऊपर एग्जैक्टली उनके ऊपर आने वाले इस स्लैब की वजह से एक फ्लूइड का प्रेशर उनके ऊपर लागू होगा। और उस फ्लूइड के प्रेशर के लिए हम क्या लिखते हैं P इज इक्वल्स टू रो जी एच, जहां पे रो क्या होती है वाटर की डेंसिटी, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच क्या है इस पर्टिकुलर स्लैब की डेप्थ। तो यहां पे आप P इज इक्वल्स टू रो जी एच को कहां पे लिख सकते हैं इस हमारे डेल्टा V बाई वी के फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बनेगा यहां पे डेल्टा V बाई वी इज इक्वल्स टू रो जी एच और आपकी कंप्रेसिबिलिटी के। अब रो कितना है 10 टू द पावर 3, जी को हम अप्लाई करते हैं 10, डेप्थ कितनी दी हुई है 2700, के की वैल्यूएशन कितनी है 45.4 10 टू द पावर -11। इन सभी को यहाँ पे हम जस्टिफाई करते हैं तो क्या बनकर आएगा 45.4 10 टू द पावर -11। उसी तरह से यहाँ पे लिखते हैं 2.7 10 टू द पावर 3, और ये 10 टू द पावर 3 और ये 10 ये बन जाएंगे 10 टू द पावर 4। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 टू द पावर 4, ये 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 4 दोनों मिलकर क्या बना देंगे 10 टू द पावर 7। तो यहाँ पे बन जाएगा 45.4 इंटू 2.7 10 टू द पावर -11 प्लस 7, 45.4 2.7 10 टू द पावर ये कितना बन जाएगा -4। अब देखिए 45.4 को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे 4.54 इंटू यहाँ पे लिखता हूँ 2.7, तो पावर बन जाएगा 10 टू द पावर -3। और अगर हम यहाँ पे 4.5 और
2.7 को मैं रफली कंसिडर करता हूँ 3, तो 4.54 उसे मैं अवॉइड करके लिखता हूँ सिर्फ और सिर्फ 4, तो 4 इंटू 3 क्या बन जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा -3, तो आंसर क्या बन सकता है 1.2 10 टू द पावर -2, इतना आंसर बनकर आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच होगा 1.2 10 टू द पावर -2। देखिए मैंने यहाँ पर 2.7 को 3, 4.54 को 4 इस तरह से कंसीडर करने का रीज़न बस यही है कि हमें यहाँ पे आंसर के नज़दीक पहुँचना है, क्योंकि कैलकुलेटर तो हमारे पास है नहीं, तो कैलकुलेटर के अलावा आप किस तरह से सोचेंगे तो आपको आंसर अच्छी तरह से नियर अबाउट में मिल जाएगा। तो ये आपके लिए आंसर को निकालने के लिए थोड़ी सी टेक्निक है। तो आंसर क्या बनकर आया 1.2 10 टू द पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Young's modulus of steel is twice the Young's modulus of brass। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूँ लिखेंगे कि Young modulus of steel is double of Young modulus of brass। ये आपका सबसे पहला रिलेशन। A steel and another brass wire of equal length, मतलब उन दोनों की लेंथ इक्वल है, तो लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ब्रास, दोनों की लेंथ इक्वल है। एंड इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब दोनों के लिए एरिया भी सेम है, तो लिखिए ए एस इज इक्वल्स टू ए बी, दोनों के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम सीलिंग, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेम हाइट से दोनों को सस्पेंड किया गया है। What must be the ratio of the weights suspended at the ends of the steel and brass wire if the lower ends are on same plane when weights are suspended from both the ends। मतलब कि आपको यूँ कहा गया है कि फिगर के मुताबिक समझे तो मान लीजिए एक इक्वल सीलिंग है, उस सीलिंग के ऊपर से आपको एक स्टील का वायर और उनकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टील, और एक दूसरा वायर ब्रास का वायर, उनकी लेंथ कितनी है एल बी, उन दोनों के नीचे एक वेट लगाया गया है। मान लीजिए इनके नीचे वेट है समथिंग और इनके नीचे वेट है समथिंग, और उन दोनों वेट की वजह से नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो स्टील के लिए क्या लिखते हैं एफ एस और ब्रास के लिए क्या लिखते हैं एफ बी। उस तरह से इन दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लगने के बावजूद भी पहले तो उन दोनों की लेंथ इक्वल ही थी, ओरिजिनल लेंथ, लेकिन फोर्स लगने के बावजूद भी जब उनका एलोंगेशन होता है तो एलोंगेशन होने के बाद भी उनका जो बॉटम प्लेन है, मतलब बॉटम जो उनका एंड है वो क्या रहता है इक्वल हाइट पे रहता है। बॉटम जो इनका पॉइंट है वो कहाँ पे रहता है इक्वल हाइट। मतलब ये हुआ कि उनके अंदर होने वाला एलोंगेशन डेल्टा एल इन स्टील एंड डेल्टा एल इन ब्रास दोनों क्या होंगे सेम, तभी जाके दोनों एक ही हाइट पे रहेंगे ना। तो दूसरी आपको जो यहाँ पे बहुत ही डिटेल में कई सारे वर्ड लिख के इंफॉर्मेशन दी हुई है वो एक्चुअल में क्या है ये। तो इनके ऊपर से आपको ये फाइंड आउट करना है कि दोनों के लिए फोर्स के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो पहले तो हम यंग मॉड्यूलस का इक्वेशन लिखते हैं कि यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको सब कुछ इक्वल इक्वल दिया हुआ है। एक तो दोनों की ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि ये आपका एल इस इक्वेशन में से निकल गया। दोनों के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, मतलब ए भी निकल गया, और दोनों के ऊपर एलोंगेशन के बावजूद भी उनके डेल्टा एल भी क्या है, डेल्टा एल भी उनके लिए सेम है। मतलब कि ये तीन टर्म निकल गई। तो अब रिलेशन किन के बीच में बचा, यंग मॉड्यूलस और फोर्स के बीच में। तो हम ये लिख सकते हैं कि वाई एस अपॉन वाई बी इज इक्वल्स टू क्या होगा एफ एस अपॉन एफ बी, ये आपका रिलेशन होगा। लेकिन वाई एस अपॉन वाई बी कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है वाई एस इज इक्वल्स टू 2 टाइम वाई बी, तो ये क्या बनकर आएगा वाई एस अपॉन वाई बी इज इक्वल्स टू 2/1। तो इस रिलेशन को हम कहाँ पे लिख सकते हैं हमारे इस टर्म में, तो ये क्या बनकर आएगा 2/1। तो आपका आंसर भी क्या बन जाएगा 2/1। कौन सा ऑप्शन है ऐसा 2⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन के लिए आपको क्या दिया हुआ है वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट। अब देखिए थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हमने एक बात समझी थी कि अगर आपके पास कोई मटेरियल किस टाइप का हो सॉलिड मटेरियल, तो सॉलिड मटेरियल के लिए
लेंथ में एक्सपांशन होना पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, उनके एरिया में भी एक्सपांशन होना पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और उनके वॉल्यूम में भी एक्सपांशन होना पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। मतलब कि ये सभी एक्सपांशन पॉसिबल है ड्यू टू टेम्परेचर T। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी भी लिक्विड या तो यूँ समझिए कि फ्लूइड के बारे में, तो फ्लूइड या तो लिक्विड के लिए उनके पास कोई एक्चुअल लेंथ तो होगी नहीं, या तो उनके पास कोई एक्चुअल एरिया भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर शेप कौन सा कंसिस्ट करेंगे वो किन के ऊपर डिपेंड करता है, कंटेनर के ऊपर। तो उनके पास एक्चुअल में सिर्फ क्या है, वॉल्यूम, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके पास एक्सपांशन भी क्या है, उनके पास एक्सपांशन भी सिर्फ कौन सा है, वॉल्यूम। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ग्लिसरीन, जो कि आपके पास कौन सी कैटेगरी में आएगा, फ्लूइड की कैटेगरी में, तो ग्लिसरीन के लिए जो आपको वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो क्या है, गामा। गामा कितना दिया हुआ है, 5×10⁻⁻⁴ केल्विन इनवर्स। इतनी इंफॉर्मेशन है। इफ द टेम्परेचर ऑफ ग्लिसरीन इज रेज्ड टू 40 डिग्री, मतलब कि उनके अंदर टेम्परेचर का बदलाव कितना दिया गया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप बदलाव को केल्विन में लिखेंगे तो भी वो कितना होगा, 40 केल्विन ही होगा। पार्शियल चेंज इन इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी में बदलाव पूछा गया है। तो हम ये तो जानते हैं कि अगर आप सॉलिड के अंदर लेंथ, एरिया या तो वॉल्यूम की बात करें तो हम क्या लिखते थे, सॉलिड के अंदर मान लीजिए लेंथ की बात करते हैं, डेल्टा L/L इज इक्वल टू क्या लिखते थे, लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट। अल्फा क्या था, लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट, अल्फा था लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट, और साथ में क्या लिखा जाता था, डेल्टा T। लेकिन जब आप वॉल्यूम के लिए बात करेंगे तो आप लिखेंगे डेल्टा V/V इज इक्वल्स टू गामा इंटू डेल्टा T। तो गामा आपके लिए क्या है, वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान में रखना है। मैं इन सभी इक्वेशंस को इसलिए रिपीटेडली लिख रहा हूं ताकि आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वहां पे अच्छी तरह से ये बातें क्लेरिफिकेशन में समझ में आ जाए। अब देखिए हमें तो यहाँ पे चाहिए डेंसिटी की इंफॉर्मेशन, जबकि हमारे पास जो कुछ भी फॉर्मूलाज है वो सभी फॉर्मूलाज तो किन के बारे में है, या तो लेंथ या तो वॉल्यूम के बारे में। तो हम एक रिलेशन यहाँ पे याद करते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन कोई भी अगर डायमेंशनल चेंज आता है इन एनी डायमेंशनल चेंज, इन एनी डायमेंशनल चेंज, मास m ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब कि मास कभी भी नहीं बदलेगा। आप मान लीजिए कोई मटेरियल लेते हैं, उस मटेरियल को कंप्रेस करते हैं, मटेरियल को आप थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन उस मटेरियल के मास में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो बदलाव सिर्फ किन में आएगा, उनके वॉल्यूम में, और वॉल्यूम के साथ डेंसिटी क्या है, इनवर्स रिलेशन में। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी रीजन से आपका वॉल्यूम घटता है तो आपके लिए डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज, और अगर किसी भी रीजन से आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो आपकी डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम के चेंज की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। वही चेंज किन के अंदर लागू होगा, डेंसिटी में, लेकिन हाँ उनका नेचर क्या होगा, ऑपोजिट। तो दोनों में बदलाव क्या होंगे, सेम। चेंज इन बोथ विल बी इक्वल बट ऑपोजिट इन नेचर। नेचर के लिए वो क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो इनके ऊपर से हम क्या निकाल लेते हैं, ग्लिसरीन के लिए जो इंफॉर्मेशन है उनके मुताबिक डेल्टा V/V। तो यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा V/V इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा T। गामा की वैल्यूएशन कितनी दी हुई है, 5×10⁻⁻⁴, और टेम्परेचर का चेंज कितना है, 40। तो ये कितना बनकर आएगा, 200 10⁻⁻⁴, और ये बन जाएगा 0.02
और यूनिट तो कोई लागू नहीं होगा क्योंकि डेल्टा वी बाई वी यूनिटलेस टर्म बनेगी, तो 0.02। अब देखिए ये क्या था आपके लिए, कंप्रेशन था, तो एक्सपांशन था, तो एक्सपांशन के लिए क्या होगा, डेल्टा वी बाई वी की जो ये वैल्यूएशन है फ्रैक्शनल चेंज वो क्या होगी, इंक्रीज होकर आएगी, लेकिन डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, डिक्रीज होकर आएगी, क्योंकि एक्सपांशन में जब v क्या होगा, इंक्रीज, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो आपके लिए यही एक्चुअल में क्या है, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू 0.02। तो आपका कौन सा ऑप्शन इनके साथ मैच होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट, देखिए अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड्स आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2, मतलब अल्फा 1 किन के लिए है, ब्रास के लिए, और अल्फा 2 किन के लिए है, स्टील के लिए रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड्स आर L1, मतलब ब्रास के लिए लेंथ कितनी है, L1, और स्टील के लिए लेंथ कितनी है, L2 रिस्पेक्टिवली। इफ L2 माइनस L1 इज मेड फॉर द सेम फॉर ऑल टेम्परेचर्स, मतलब कि आप जब ऐसे मटेरियल्स को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उनके एक्सपांशन के अंदर किसी भी टेम्परेचर के लिए उनका जो एक्सपांशन मतलब चेंज इन लेंथ है वो क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास, कुछ ऐसा दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, तो देखिए यहाँ पे सभी में L और अल्फा मतलब कि ओरिजिनल लेंथ और अल्फा एक्सपांशन कोएफिशिएंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो अभी जैसे मैंने लास्ट में आपको इक्वेशंस लिखवाए थे उनके मुताबिक क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा T। लेकिन आपको ये कहा गया है कि किसी भी टेम्परेचर के लिए इनके लिए जो लेंथ का बदलाव है वो रिलेशन के मुताबिक क्या रहता है, ऑलवेज डेल्टा LS इज इक्वल्स टू डेल्टा LB। मतलब कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा T इंटू L। तो दोनों के लिए इसे कंपेयर करते हैं। अब देखिए स्टील के लिए क्या लिखा हुआ है, दोनों की प्रॉपर्टी 2 एंड 2, जबकि ब्रास के लिए दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, 1 एंड 1। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि डेल्टा L किन के लिए, ब्रास के लिए, वो लिखा जाएगा अल्फा 1, टेम्परेचर का चेंज दोनों के लिए सेम, और L1। उसी तरह से डेल्टा L स्टील, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अल्फा 2, टेम्परेचर का चेंज दोनों के लिए सेम, और लिखा जाएगा L2। तो टेम्परेचर के टर्म को यहाँ से हम दूर कर देते हैं तो क्या बनकर आएगा, अल्फा 1 L1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 L2। ये आपके लिए बन गया फाइनल रिजल्ट। कौन सा ऑप्शन मैच होगा, ऑप्शन सी। डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट नॉर्मल प्रेशर इज रो, मतलब कि नॉर्मल प्रेशर उस वक्त पे मटेरियल की डेंसिटी कितनी है, रो। इफ डेंसिटी इज रो डैश व्हेन गिविंग एन एडिशनल प्रेशर P, मतलब कि एक्स्ट्रा प्रेशर जब दिया जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना दिया जाएगा, P, उस वक्त पे डेंसिटी क्या बनकर आती है, डेंसिटी बन जाती है रो डैश। इफ इट्स बल्क मॉड्यूलस इज कैपिटल B, उनका बल्क मॉड्यूलस कितना दिया हुआ है, बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू B, देन द रेशियो ऑफ रो डैश अपॉन रो। तो आपको डिटरमाइन करना है रो डैश अपॉन रो की वैल्यूएशन क्या होगी। अब सिंपल सी बात है कि बल्क मॉड्यूलस के इक्वेशन में कहीं पे भी रो की टर्म नहीं आती है। तो अभी जैसे हमने लास्ट टर्म में अच्छी तरह से डिटेल में समझा कि अगर आप वॉल्यूम का चेंज निकाल लेते हैं तो वही चेंज लेकिन उनका रेसिप्रोकल किन के लिए बन जाएगा, डेंसिटी के लिए। तो सबसे पहले हम बल्क मॉड्यूलस के ऊपर से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल्स टू P अपॉन B। ऐसा हम किन के ऊपर से लिख सकते हैं, बल्क मॉड्यूलस के ऊपर से लिख सकते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर आप बात करते हैं डेंसिटी के बारे में तो डेंसिटी के लिए जो टर्म बनेगी वो इनसे थोड़ी सी क्या होगी, ऑपोजिट, मतलब रेसिप्रोकल होगी। तो देखिए जब प्रेशर नॉर्मल था तो डेंसिटी कितनी थी, रो, लेकिन जैसे आपने एक्स्ट्रा प्रेशर कितना प्रोवाइड किया, P, तो डेंसिटी कितनी बन गई, रो डैश। तो हम यहाँ पे यूं समझते हैं कि लेट इनिशियल वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं कि वो V है। अब
चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर चेंज कितना है मान लीजिए, वो हम जैसे लिखते हैं डेल्टा वी, और यू कहते हैं कि फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम को हम मान लेते हैं वी डैश। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम की कंपैरिजन में फाइनल वॉल्यूम घटेगा, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो इनके ऊपर से क्या लिखा जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी माइनस वी डैश, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं वी माइनस वी डैश, या तो यूँ कहिए कि हम v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v माइनस वी डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा वी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू डेल्टा v प्लस वी डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों रिलेशन में से हमें जो चाहिए उनके मुताबिक हम आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे अप्लाई ये करते हैं कि ये जो हमारा फाइनल रिलेशन है इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे किसे इस्तेमाल करते हैं, इस रिलेशन में से हम सबसे पहले वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं कि वैल्यू क्या है, डेल्टा v अपॉन वी इज इक्वल्स टू क्या है, p बाई बी। तो यहाँ पे हम इस टर्म को यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं p बाई बी इज इक्वल्स टू v माइनस डेल्टा v माइनस वी डैश। इनके ऊपर से हम v डैश को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, तो v डैश इज इक्वल्स टू क्या बनकर आएगा, v डैश इज इक्वल्स टू एक मिनट यहाँ पे हमें सिर्फ डेल्टा v चाहिए, तो देखिए डेल्टा v इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा v इज इक्वल्स टू होगा v इंटू पी बाई बी। कैसे बना, देखिए यहाँ पे डेल्टा v को यहाँ पे सब्जेक्ट लीजिए, तो डेल्टा v को सब्जेक्ट लेने से क्या होगा, v राइट साइड में जाएगा तो p बाई बी इंटू वी बन जाएगा। अब हम इस डेल्टा v को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तो क्या होगा, v इंटू पी बाई बी इज इक्वल्स टू वी माइनस वी डैश। अब हम यहाँ पे वी डैश को लेफ्ट में लेकर आते हैं, वी डैश को कहाँ पे लेकर आते हैं, लेफ्ट में। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके आगे नेगेटिव साइन है, तो लेफ्ट में ले जाने से वो साइन क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखते हैं वी डैश इज इक्वल्स टू वी एज इट इज़, और ये जो आपकी टर्म है v इंटू पी बाई बी उसे हम अप्लाई करते हैं राइट साइड में, तो वो यहाँ पे बनेगी v इंटू पी बाई बी। दोनों में से v को कॉमन लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, v माइनस पी अपॉन बी। और हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए डेल्टा v अपॉन v, तो इनके ऊपर से फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 माइनस पी बाई बी। अब देखिए ये रिलेशन तो आपका वॉल्यूम के लिए बनकर आया, लेकिन हम जानते हैं कि अगर इस वॉल्यूम के रिलेशन को हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो किन के लिए बन जाएगा, डेंसिटी के लिए। क्यों, क्योंकि डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, 1 बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो बदलाव होगा उनकी कंपैरिजन में डेंसिटी का बदलाव रेसिप्रोकल होगा। तो इनके ऊपर से लिखा जाएगा रो डैश अपॉन रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस पी बाई बी। तो कौन सा रिलेशन इनके साथ मैच होगा, 1 अपॉन 1 माइनस पी बाई बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का बल्क मॉड्यूलस आपको कितना दिया हुआ है, बी। बल्क मॉड्यूलस है आपके लिए बी। इफ अ कांस्टेंट प्रेशर P इज अप्लाइड टू इट, एक कांस्टेंट प्रेशर आपको इनके ऊपर अप्लाई करना है, P प्रेशर P आपको इनके ऊपर अप्लाई करना है। इफ द पार्शियल रिडक्शन इन इट्स रेडियस विल बी, तो मतलब कि आपको पार्शियल रिडक्शन इन रेडियस मतलब डेल्टा आर बाई आर ये आपको डिटरमाइन करना है। देखिए मैं कभी से, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में सब कुछ बातें बताई थी कि मैं यहाँ पे जो कुछ भी बातें लिखूंगा वो सभी बातें इस वीडियो में या तो कई और जगह पे आपको इंपॉर्टेंट साबित होगी ही होगी। तो देखिए मैंने आपको जैसे जैसे बताया था कि पार्शियल टर्म को इस तरह से लिखा जाता है, तो अपने 3-4 क्वेश्चन में ऐसा देखा कि पार्शियल टर्म आई। मैंने सबसे पहले आपको यह समझाया था
कि आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर में 3 टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे, एक बल्क मॉड्यूलस, एक यंग मॉड्यूलस, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए अभी तक कई सारे क्वेश्चन किन के ऊपर आए, यंग मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस के ऊपर। अभी नेक्स्ट में जो कुछ भी क्वेश्चन रिमेनिंग है उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के भी क्वेश्चन आएंगे। तो मैं जो बातें यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इस पूरे लेक्चर के अंदर मुझे सिर्फ एक एमसीक्यू सोल्व नहीं करवाना है। अगर मैं यहाँ पे 15 एमसीक्यूज आपको सोल्व करवाता हूँ तो उस 15 में मुझे और 5 या तो 10 एमसीक्यूज को ऐड करके आपको पहुंचाना है 25 तक, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे तभी जाके आपको प्रैक्टिस मिलेगी। तो देखिए आपको यहाँ पे निकालना है डेल्टा आर बाई आर। तो बल्क मॉड्यूलस के ऊपर से तो क्या मिलता है, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी। तो हमें तो यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म मिलती है, जबकि हमें चाहिए यहाँ पे रेडियस की टर्म। तो एक बात यहाँ पे आप याद करिए, आप एरर फॉर्मूला लिखते थे, एरर फॉर्मूला क्या था, एरर फॉर्मूला में आप यू लिखते थे कि डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू क्या होता है 3 टाइम डेल्टा आर अपॉन आर। उसी तरह से अगर आप एरिया की बात करें तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 टाइम डेल्टा आर अपॉन आर। अब ऐसा क्यों, तो सिंपल सी बात है, याद करिए किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम क्या होता है। अगर आप मान लीजिए बात करते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बारे में तो वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप बात करते हैं क्यूब के बारे में तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ का क्यूब। तो दोनों में देखिए आप, यहाँ पे वॉल्यूम डिपेंड है रेडियस के क्यूब के ऊपर, यहाँ पे वॉल्यूम डिपेंड है आपकी लेंथ के क्यूब के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे पार्शियल चेंज के बारे में बात करते हैं, मतलब कि आप एक तरह से यूँ देखिए ना, बदलाव के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन रूल उनके मुताबिक बात करते हैं तो रिलेशन हमें कुछ इस तरह से मिल सकता है कि डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, पावर आगे आती है, मतलब आर क्यूब के लिए पावर क्या है 3, तो पावर क्या आ जाएगी आगे, और यहाँ पे लिखा जाएगा डेल्टा आर बाई आर। तो देखिए एरर में भी आप क्या लिखते थे यहाँ पे, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू 3 टाइम डेल्टा आर बाई आर। उसी तरह से किसी भी मटेरियल का एरिया किन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए वो मटेरियल क्या है, अगेन स्फीयर, तो उनका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए वो आपका कोई मटेरियल है स्क्वायर मटेरियल, फ्लैट, मतलब कि सिर्फ उनके पास क्या है एरियल टर्म है, तो उनके लिए आप क्या लिखेंगे एल स्क्वायर, चाहे कुछ भी क्यों ना लिखे, उनके लिए एरिया क्या है पर्टिकुलर डायमेंशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। तो उनके लिए भी अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन डेल्टा ए अपॉन ए क्या लिखा जाएगा 2 टाइम डेल्टा आर बाई आर। तो ये आपके लिए एरर के दोनों फॉर्मूलाज है। इन फॉर्मूलाज को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करते थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो हमें यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी के रिप्लेसमेंट में क्या लिखना है, 3 टाइम डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टू पी बाई बी। तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्या होगा पी अपॉन 3 टाइम बी, दैट इज द आंसर। तो क्या बनेगा यहाँ पे P अपॉन 3B। अब देखिए इस फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको कहीं पे भी वॉल्यूम स्ट्रेन निकालनी है, मान लीजिए आपको क्या करना है, कहीं पे भी वॉल्यूम स्ट्रेन निकालनी है, तो वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब क्या होता है डेल्टा V बाई V। तो अगर आप कहीं पे भी वॉल्यूम स्ट्रेन निकालने के लिए जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो वहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत रेडियस या तो उनके डायमेंशन के बारे में हाफ इंटीजर नंबर दिया हुआ है, मतलब कि पॉइंट के साथ कुछ वैल्यूएशन है, तो आपको वहाँ पे पहले तो उनका क्या करना पड़ेगा, उनका क्यूब करना पड़ेगा, फिर उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, वो भी हाफ इंटीजर आएगा, फिर उस डिफरेंस का मतलब कि डेल्टा वी का किन के साथ डिवीजन लेना पड़ेगा, वी के साथ। तो प्रॉब्लम यही होगा कि आप अगर इस तरह से चलेंगे तो आपको कैलकुलेशन में कई सारी दिक्कतें आएगी, लेकिन आप वहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं कि डेल्टा वी बाई वी क्या होता है 3 टाइम डेल्टा आर बाई आर, मतलब कि जो डायरेक्टली डायमेंशनल वैल्यू दी हुई है उन डायमेंशनल वैल्यू को आप डायरेक्टली डेल्टा आर बाई आर के फॉर्म में कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, आपको आंसर मिल जाएगा डेल्टा वी बाई वी का। तो यही रास्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 2 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल्स, मतलब कि सेम मटेरियल से बने हुए, तो मान लीजिए y1 इज इक्वल टू उनके लिए क्या दिया हुआ है y2,
2 एंड हैव द सेम वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ से बात थोड़ी सी बदलेगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। अगेन मैं यहाँ पे उसी का डिटेल एनालिसिस देने वाला हूँ। सेम वॉल्यूम, देखिए कहीं पे भी अगर यंग मॉड्यूलस के साथ आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि मटेरियल के वॉल्यूम कुछ इस रिलेशन में है, तो आपका यंग मॉड्यूलस का जो ऑर्डिनरी इक्वेशन है ना वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस रिलेशन में तो लेंथ और एरिया की इंफॉर्मेशन है, जबकि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आपको यंग मॉड्यूलस के इक्वेशन को किन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम के अंदर। तो वो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए यंग मॉड्यूलस का बेसिक इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए कैपिटल एल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, तो रिलेशन क्या बनेगा, एफ इंटू एल स्क्वेयर और डिवीजन में ये आपका एरिया और ये आपके लिए लेंथ, दोनों बन जाएगी वॉल्यूम और यहाँ पे टर्म बनकर आएगी डेल्टा एल। ये आपके लिए अब किन के रिलेशन में आ गया इक्वेशन है, वॉल्यूम के रिलेशन में आ चुका इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का रिलेशन किन के साथ है, वॉल्यूम का रिलेशन है यहाँ पे लेंथ के साथ। तो ये है आपके लिए वॉल्यूम एंड लेंथ का रिलेशन। लेकिन अगर मैं इसी यंग मॉड्यूलस के बेसिक इक्वेशन को डेल्टा एल से डिवाइड और डेल्टा एल से मल्टीप्लाई की बजाय कैपिटल ए मतलब एरिया से डिवाइड एंड एरिया से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल मल्टीप्लाई विथ ए डिवाइड बाई ए, तो रिलेशन क्या बनकर आएगा, f। अब न्यूमरेटर में बन जाएगा वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में बनेगा ए स्क्वेयर और यहाँ पे बनकर आएगा डेल्टा एल। तो ये रिलेशन किन के टर्म में है, वॉल्यूम और एरिया के टर्म में। ये रिलेशन है वॉल्यूम एंड एरिया के टर्म में। तो ये आपके लिए एक दूसरा रिलेशन बन गया, इनमें भी वॉल्यूम है और इनमें भी वॉल्यूम। लेकिन किस इक्वेशन को कब इस्तेमाल करना है वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा दी हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर से। देखते हैं इस इक्वेशन में हमें किसे इस्तेमाल करना है। 2 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम दोनों के सेम है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर, पहले वायर के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया A1 इज इक्वल्स टू क्या है, A, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सेकंड वायर इज क्या है वो, 3A, मतलब कि A2 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, A2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम A। तो अगर आप मान लीजिए रेशियो लिखते हैं कि A1 अपॉन A2, तो वो आपको क्या मिलेगा, A1 अपॉन A2, इन दोनों का अगर आप यहाँ पे रेशियो लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/3। ये आपको दोनों के एरिया का क्या दिया हुआ है, रेशियो। इफ द लेंथ डेल्टा एल इज इंक्रीज्ड, लेंथ में डेल्टा एल जितना बदलाव आता है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ जितना फोर्स लगाने से बदलाव आता है, टू द फर्स्ट वायर, मतलब पहले वायर में फोर्स की वजह से F1 फोर्स की वजह से बदलाव आता है डेल्टा एल, जो कि दोनों में सेम ही है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुल द सेकेंड वायर टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय द सेम अमाउंट, मतलब कि F2 कितना होगा किन के लिए, अगेन उतना ही बदलाव लाने के लिए। मतलब कि आपको रेशियो चाहिए F1 F2 का। तो इंफॉर्मेशन ऐसी है कि दो मटेरियल जो कि सेम है, तो यंग मॉड्यूलस सेम, वॉल्यूम दोनों के सेम है, ओके वॉल्यूम भी सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, एक में A एक में 3A। उन दोनों के ऊपर कुछ फोर्स लगाना है और फोर्स लगाने के बावजूद भी उन दोनों के अंदर डेल्टा एल क्या रहनी चाहिए, सेम। चलिए ये इंफॉर्मेशन आपके पास हुई। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम के लिए कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये हमारा पहला इक्वेशन जो कि वॉल्यूम एंड लेंथ के रिलेशन में है, जबकि दूसरा इक्वेशन जो कि वॉल्यूम एंड एरिया के रिलेशन में है। तो देखिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन के साथ किन की इंफॉर्मेशन दी हुई है, एरिया की इंफॉर्मेशन। तो आपको कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर वॉल्यूम के साथ एरिया है। तो यहाँ पे लिखिए y इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी अपॉन ए स्क्वेयर इंटू डेल्टा एल। अब देखिए मटेरियल सेम, मतलब यंग मॉड्यूलस तो इनमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उसी तरह से फोर्स का टर्म तो हमें चाहिए, लेकिन दोनों के वॉल्यूम क्या है, सेम, तो v भी यहाँ से निकल जाएगा। फोर्स लगाने के बाद दोनों में आने वाला एलोंगेशन वो भी क्या है, सेम, तो डेल्टा एल भी निकल जाएगा। तो रिलेशन बन रहा है F प्रोपोर्शनल टू
ए स्क्वेयर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F1/F2 इज इक्वल्स टू A1 स्क्वेयर अपॉन A2 स्क्वेयर। तो A1/A2 कितना है? A1/A2 है 1/3, तो 1/3 उनका यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? स्क्वेयर, वो बनकर आएगा 1/9। तो F1/F2 क्या बनकर आया? 1/9। F1/F2 दैट इज 1/9। तो रिलेशन क्या बनेगा? F2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम F1। मतलब दूसरे वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स पहले वायर के कंपैरिजन में कितना होना चाहिए? 9 गुना होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बनकर आएगा बी, क्योंकि पहले वायर के लिए आपको कितना फोर्स लगाकर दिया है? F। तो दूसरे वायर के लिए कितना फोर्स चाहिए वही आपको पूछा था, तो आंसर क्या बनकर आएगा? 9F। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। अ कॉपर रोड ऑफ लेंथ 88 cm, मतलब कि लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितनी है? 88 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 88 सेंटीमीटर। एंड एल्यूमिनियम रोड, जिनके लिए लेंथ क्या है? अननोन, मतलब कि लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रोड इज क्वेश्चन मार्क। इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंटली ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आगे हमने क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था कि दो मटेरियल है, वहाँ पे भी कुछ नाम दिए हुए थे कि स्टील और ब्रास, कुछ ऐसा था कि उन दो मटेरियल्स के लिए एक के लिए लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट कितना था? α1। दूसरे के लिए कितना था? α2। दोनों की लेंथ क्या थी? L1 और दूसरे की क्या थी? L2। तो उनके मुताबिक हमने टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट में, मतलब कि टेम्परेचर को साइड में रखकर उनकी लेंथ में इंक्रीजिंग क्या निकाला था? α1 L1 इज इक्वल्स टू α2 L2। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही टर्म है कि कॉपर वायर की लेंथ आपको दी हुई है, एल्यूमिनियम के लिए लेंथ आपकी क्या है? अननोन। दोनों के अंदर आपको लेंथ में इंक्रीजिंग ऑब्जर्व करना है, लेकिन इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। तो ऐसी सिचुएशन में एल्यूमिनियम रोड की लेंथ क्या होगी? देखिए दोनों के आपको क्या यहाँ पे दिए हुए हैं? अल्फा भी दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे रफली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अल्फा फॉर कॉपर, लेंथ फॉर कॉपर इज इक्वल्स टू अल्फा फॉर एल्यूमिनियम एंड लेंथ फॉर एल्यूमिनियम। कॉपर के लिए अल्फा कितना है? 1.7 10⁻⁻⁵। कॉपर के लिए लेंथ कितनी है? 88। अल्फा फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए अल्फा कितना है? 2.2 10⁻⁻⁵। और लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम क्या है हमें नहीं पता है, लिखते हैं लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम क्या बनेगी? सबसे पहले तो 10⁻⁵, 10⁻⁵ कैंसल आउट, यहाँ पे बचेगा 1.7 × 88 डिवाइडेड बाई 2.2। अब देखिए हम यहाँ पे इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 88 1.7 अपॉन 2.2। तो देखिए यहाँ पे 1.7 अपॉन 2.2 है, मतलब कि न्यूमरेटर थोड़ा सा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस फ्रैक्शन की वैल्यूएशन क्या बनकर आएगी? फ्रैक्शन की वैल्यूएशन बनकर आएगी <1। तो अगर वो <1 बनेगी, मतलब कि 88 के साथ मल्टीप्लाई होने से वैल्यू भी क्या होगी? 88 से थोड़ी सी छोटी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं, तो 88 तो नहीं ही आएगा, क्योंकि 88 के साथ 1 से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो खुद 88 नहीं होगा। दूसरी बात 113.9 भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू होगी तो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। उसी तरह से 6.8, मतलब उतनी छोटी भी वैल्यू नहीं आएगी कि वो 10 से भी छोटी हो जाए, क्योंकि फ्रैक्शन उतना छोटा नहीं है। तो आंसर आपका एक्सपेक्टेड क्या है? 68 सेंटीमीटर। तो आंसर बनेगा 68 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ऑप्शंस को अच्छी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर की यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When a block of mass m is hung on a long wire of length capital L, मतलब कि वायर की इनिशियल लेंथ क्या थी? इनिशियल लेंथ वायर के लिए क्या है? कैपिटल L। द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स, अब लेंथ की न्यू लेंथ, वायर के लिए न्यू लेंथ क्या बन जाती है? लिखते हैं यहाँ पे न्यू लेंथ। न्यू लेंथ बनकर आती है L + L, मतलब कि ये आपके लिए क्या थी? ओरिजिनल, और ये आपके लिए क्या है? उनमें बदलाव। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डेल्टा L क्या होगा? L, मतलब कि ये डेल्टा L मतलब क्या है?
चेंज, तो चेंज इन लेंथ क्या है यहाँ पे L। दिस स्ट्रेच्ड वायर हैज स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी, तो इस वायर के अंदर स्टोर होने वाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखिए मैंने आपको आगे ही समझाया था कि आपको आगे जाकर इस इक्वेशन को यूज करना है। देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है कि एक सीलिंग के साथ कोई एक वायर है कि उनकी लेंथ कितनी थी कैपिटल L, उनके ऊपर एक m मास का ब्लॉक आपने छोड़ दिया, तो वो नीचे वेट फोर्स कितना लगा रहा है mg। बिकॉज ऑफ दैट उनके अंदर लेंथ का बदलाव कितना आ रहा है, लेंथ का बदलाव है डेल्टा L इज इक्वल्स टू स्मॉल l। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1/2 FL। लेकिन जैसे हमने कहा था कि F को किन से रिप्लेस करना पड़ेगा, mg से, तो ये बन जाएगा mgl। तो ये आपका बन गया आंसर। आपके लिए क्या आंसर बनकर आएगा, 1/2 mgl, ये आपके लिए है आंसर। वही बात मैंने आपको वहाँ पे नोटिस करके बताई थी, लेकिन ये ऑप्शन लागू होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और बात याद रखिए, mgl, लेकिन यहाँ पे l क्या है, कैपिटल। कैपिटल मतलब ये क्या हुई, ओरिजिनल लेंथ। तो मैंने तभी आपको रिपीट करके बात समझाई थी कि ओरिजिनल लेंथ की टर्म यहाँ पे नहीं आती है। ये कौन सी टर्म है, चेंज इन लेंथ वाली टर्म है। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को आप यहाँ पे माइंड करके चलिएगा, वरना आपसे गलती हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के डायमेंशन क्या होंगे। अब सीधी सी बात है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लाइक प्रेशर। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लाइक क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। देखिए मैं यहाँ पे प्रेशर को ऑप्शनली लिख रहा हूँ, मतलब कि डायमेंशन के मुताबिक दोनों सेम है, एक्चुअल में मीनिंग के मुताबिक दोनों सेम नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायमेंशंस आर सेम, डेफिनेशन इज डिफरेंट। डेफिनेशन दोनों की क्या है, डिफरेंट। वरना जब नोट्स देखेंगे तो ये कहेंगे कि सर ये दोनों एग्जैक्ट एक थोड़ी ना होते हैं। हाँ नहीं होते हैं, लेकिन डायमेंशन के मुताबिक सेम होते हैं, डेफिनेशन दोनों की अलग अलग है। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, m1 L1 T-2। एरिया का डायमेंशन क्या होगा, L2। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या बनकर आएगा, m1 L-1 T-2। ये किन के लिए डायमेंशन है, प्रेशर या तो स्ट्रेस। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा, m1 L-1 T-2, आपका ऑप्शन डी। दूसरी बात एडिशनली यहाँ पे ये याद रखिए कि किसी भी मॉड्यूलस का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन भी किन के साथ इक्वल में आएगा, स्ट्रेस के साथ। ओके, या तो वो किन के साथ इक्वल में आएगा, प्रेशर के साथ। तो मान लीजिए अगर आपको यूँ पूछा जाता है कि यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होगा, बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होगा, शियर मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होगा, तो ये सभी भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, और उनकी वजह से सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेंगे, सेम। उसी तरह से इन सभी के यूनिट क्या बनकर आते हैं, तो यूनिट इन सभी के लिए लिखे जाते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इनके ऊपर से उनका एसआई यूनिट क्या लिखा जाता है, एसआई यूनिट उनके लिए लिखा जाता है पास्कल, PA। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L, मतलब कि उनके लिए ओरिजिनल लेंथ किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए कितनी दी हुई है, कैपिटल L, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A। तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल्स टू A। hang from a rigid support when a mass capital M is hung from the free end of the string। उस string के लिए जो भी लास्ट कुछ सारे इक्वेशन में हमने देखा कि एक सपोर्ट के साथ कोई एक L लेंथ का वायर है, उनके नीचे M मास का ब्लॉक लगाया हुआ है। तो M मास के ब्लॉक की वजह से उनके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल्स टू mg। बिकॉज ऑफ दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस टू L1, मतलब कि न्यू लेंथ क्या बनने वाली है, न्यू लेंथ बन रही है L1।
न्यू लेंथ क्या बन रही है, L1। देन द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस, तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले तो यंग मॉड्यूलस का रफ फॉर्मूला लिखते हैं कि यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल लेंथ है, दूसरी आपके पास क्या है, न्यू लेंथ। तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ क्या होगा, फाइनल लेंथ L1 माइनस ओरिजिनल लेंथ L, इन दोनों का बदलाव होगा। तो इनके ऊपर से आप यहाँ पे डेल्टा एल को रिप्लेस करेंगे। दूसरी बात कि F इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, mg। तो यहाँ पे टर्म क्या बनकर आएगी, mgl अपॉन a, और डेल्टा एल के रिप्लेसमेंट में क्या होगा, L1 माइनस L। ये बन जाएगा आपका यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू, तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा यहाँ पे, mgl अपॉन a, L1 माइनस L, ऑप्शन डी मैच होगा। तो देखिए ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब कि नीट 2022 या तो 2023 में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ईयर के ऑर्डर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इन सभी लास्ट क्वेश्चन को आप देखिए, लास्ट सभी क्वेश्चन में कौन सी पैटर्न आई, कुछ इस तरह की फिगर को बनाकर पूछे जाने वाले क्वेश्चन की पैटर्न ज्यादा रही। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझ तो इजीली सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसे कंसेप्चुअली एक साथ में जोड़कर रखा हुआ है तो चलिए यहाँ पे आपके सामने एक टास्क क्वेश्चन है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज ओनली पॉसिबल इन ब्लैंक मटेरियल, गैसेस, फ्लूइड, सॉलिड बॉडीज या तो लिक्विड। आपके सामने ये ऑप्शन है, क्वेश्चन भी है। आपको इनका सही आंसर कमेंट के अंदर लिख कर देना है। जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को मैं दे दूंगा लाइक साइन, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है, और मुझे भी ये पता चले कि कितने स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को एंड तक देखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।